हाय एवरीवन। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी कि आपका सीडीपी। और अभी आपका सितंबर के अंदर जो 2026 सितंबर में आपका सी टेट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसमें भाई 30 में से 30 नंबर हम लेकर आएंगे, बिल्कुल फ्री में लेकर आएंगे। ना कोई किताब, ना कोई और कुछ, ना कोई कोर्स, बिल्कुल फ्री में। बस आपको जो टेस्ट नंबर 1 लिखा है ये पूरी सीरीज़ चलेगी, ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेनी है। जब भी आपके पास टाइम होगा तब आप वीडियो को देख लीजिएगा। और भाई यकीन मानो मेरे प्यारे दोस्तों कि 30 में से 30 बिल्कुल फ्री में भाई लेकर आवांगे। ये मेरा वादा है आपसे, 30 में से 30 हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये मेरी प्यारी सी तस्वीर है और मेरा नाम है रेमी ढूढ़, और आप रेमी ढूढ़ एजुकेशन पर इस वीडियो को देखने का काम कर रहे हो। तो चलिए, ठीक है, ये आपके जो भी लिंक हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप इसको कर दीजिएगा, ये मेरा नाम है। तो चलिए, आज का पहला लेक्चर है, पहली वीडियो है, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए भाई, बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है, प्रश्न आपके सामने रहेगा। और मैं आपको एक बात और बोलूँगा कि आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा और देखिएगा कि भैया आपके कितने गलत हैं और कितने सही हैं। क्योंकि मान के चलिए कि आपके 30 में से 12 ठीक हैं, 18 ठीक हैं, 22 ठीक हैं, जो बाकी गलत होंगे उसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, बाद में आप स्कोर बताइएगा। तो बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने हैं। यह केवल एक निश्चित क्रम में चलती है, यह पूरी तरह से अनियोजित अनप्लान्ड होती है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह केवल स्कूली शिक्षा के दौरान होती है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बाल विकास मतलब कि बालक का विकास। तो बालक का विकास आपका किस प्रकार से होगा। आपको जब भी आप सीडीपी के क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको एक बात का ध्यान रख लेना है कि भाई जहाँ पर भी केवल वर्ड होगा वो एक नेगेटिव वर्ड है, वो आपको पहले ही कट कर देना है कि यह केवल एक निश्चित क्रम में चलती है। क्या इसका कोई एक क्रम होता है कि भाई पहले जो बच्चा है वो सिर्फ 5 साल तक ही ग्रोथ करेगा, फिर उसके बाद 2 साल तक ग्रोथ नहीं करेगा, फिर उसके बाद 7 से 10 साल तक ग्रोथ करेगा। तो इसका कोई क्रम नहीं होता, अलग अलग बच्चों में अलग अलग होता है। यहाँ पर भी केवल वर्ड आ गया तो ये तो हमने काट दिया और ये भी काट दिया। तो बच गए कौन से भाई अपने पास, बी और सी। यह पूरी तरह से अनियोजित मतलब कि अनप्लान्ड होती है, या फिर यह जीवन भर चलने वाली एक निरंतर कंटिन्यूस प्रक्रिया है। तो हम ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे कि यह एक जीवन भर यानी कि पूरी जीवन यह प्रक्रिया चलेगी। और कैसी है, कॉन्टिन्यूस मतलब कि बिना रुके हुए। किसकी बात करें हम, विकास की बात कर रहे हैं। 2 चीज़ें आपको पता ही होगी, एक तो है डी और एक है जी। डी डेवलपमेंट यानी कि विकास, जी ग्रोथ यानी कि वृद्धि। जो ग्रोथ है वह एक टाइम के बाद, एक समय के बाद अपने आप रुक जाती है भाई, लेकिन जो डेवलपमेंट है वह आपका पूरी ज़िंदगी चलेगा। अब हमने क्या देखा कि भाई ये रहा आपका डेवलपमेंट, डी पूरी ज़िंदगी चलेगा, और ग्रोथ जो कि इसका एक हिस्सा है। इसी वजह से कभी कभार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नंबर 1 ग्रोथ डेवलपमेंट का हिस्सा है, नंबर 2 डेवलपमेंट ग्रोथ का हिस्सा है। बताइए, तो ग्रोथ डेवलपमेंट का हिस्सा है, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। और भाई यदि आपको यह वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, ग्रोथ डेवलपमेंट विकास वृद्धि कौन सा कब रुक रहा है, तो आपको खाली कुछ नहीं करना, मेरे कहने से आप इस पूरे लेक्चर को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा आराम आराम से चीज़ें। हो सकता है कि आप एक नए कैंडिडेट हों और आपको ही ध्यान में रखकर मैं यह सब चीज़ें तैयार कर रहा हूँ एक लंबे समय के लिए। आगे आइए। तो इसका सी आपका ऑप्शन था कि आपका जो विकास है वो लगातार चलेगा, यानी कि देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, W2 टी मतलब कि वोम्ब टू टोम्ब। वोम्ब का मतलब होता है गर्भ, मतलब कि आपका जब हम माँ के पेट के अंदर होते हैं, अर्थात जब हम गर्भ में होते हैं तब से ही हमारा विकास शुरू हो जाता है। टोम्ब मतलब कि जब हम मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो वोम्ब से टोम्ब तक चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है, आपकी विकास, विकास, ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो आपकी वोम्ब से टोम्ब तक नहीं चलती, बल्कि एक निश्चित समय तक ही चलती है, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये भी आ गया होगा कि विकास और वृद्धि में अंतर क्या है। ग्रोथ डेवलपमेंट, जो जी है मतलब कि ग्रोथ है, इसमें आपका जो शारीरिक विकास होता है जैसे कि लंबाई, वजन इत्यादि। लेकिन जो डेवलपमेंट है इसमें आपका मानसिक विकास भी होता है, और मानसिक विकास को हम माप नहीं सकते। लेकिन जो आपकी ग्रोथ है, वृद्धि है, इसको हम माप सकते हैं कि जैसे कि हाइट 6 फीट चले गई, 5 फीट चले गई, वजन 80 हो गया, 70 हो गया, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन की प्राथमिक संस्था, प्राइमरी एजेंसी कौन सी है, स्कूल, परिवार, मीडिया या धार्मिक स्थल। तो आप भी बताइएगा।
देखिए, आप आपका आंसर लिखिए। देखो, बच्चों के समाजीकरण मतलब कि बच्चा एक समाज का हिस्सा होगा। देखिए, जब बच्चा जन्म लेगा परिवार में, तो वो एक कोरी स्लेट है, वो आप उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो भाई आप उसको समाज से कट कर कर भी रख सकते हो, लेकिन यह गलत होगा। लेकिन हम सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन यानी कि आप, मैं और ऐसे ही हम सबसे मिलकर बना है समाज, जिसमें तमाम प्रकार की क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, अतः क्रिया होती है। तो उसका हिस्सा कैसे बनेगा? अब देखो, जो ये बच्चा जन्म लेगा तो पहली 2 से 3 साल किसके पास रहेगा? मम्मी पापा दादा दादी, मतलब फैमिली के पास रहेगा, परिवार के पास रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि भाई जो समाजीकरण की फर्स्ट जो प्राइमरी एजेंसी है, प्राथमिक संस्था है, वो आपका परिवार होगा। कुछ कैंडिडेट इसमें स्कूल कर देते हैं, वो यह सोचते हैं कि जब बच्चा स्कूल चला जाएगा वो पढ़ेगा लिखेगा और फिर उसके बाद ही वो समाजीकरण का हिस्सा बनेगा। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार आप देखिए आपके आसपास जो लोग अनपढ़ हैं, जो कभी स्कूल गए नहीं, क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है? तो हैं। तो इसका मतलब है कि भाई परिवार आपको समाजीकरण का हिस्सा बनाता है। अब इसमें क्या आ गया, जैसे आप बात कर रहे होंगे घर पे कि भाई आपको चावल लेके आने हैं, दाल लेकर आने हैं, मेरे को सोनू ने ऐसा बोल दिया, रोहन की मम्मी ने ऐसा बोल दिया, मुझे कोर्ट में जाना है, मुझे स्कूल में जाना है। तो बच्चा कहीं ना कहीं वो वहाँ से एडोप्ट कर रहा है सारी चीज़ें, उसको दाल, सोनू, स्कूल, कोर्ट सारी चीज़ें समझ में आ रही है, और इसी वजह से फिर वो यूज टू हो जाता है इन सब चीज़ों का। तो इसका मतलब है जो समाजीकरण है, अर्थात बच्चे की जो सीखने की जो प्रथम एजेंसी है, प्राइमरी एजेंसी है, वो आपका परिवार है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये देख लीजिएगा एक बार कि क्योंकि बच्चा सबसे पहले माता पिता और परिवार से ही व्यवहार सीखता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, विकास के संवेगात्मक जो संवेग है, संवेग संवेग को हम इंग्लिश में इमोशन बोल देते हैं। तो बच्चे के जो इमोशंस हैं, जो उनका विकास होगा, उसमें सबसे ज़्यादा संवेदनशील समय कौन सा होता है? तो बताइए, जब बच्चा, जाहिर सी बात है कि एक समय के बाद बच्चा अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि अगर बच्चा बड़ा हो गया, 17-18 साल का है, 16 साल का है, स्कूल में गया, किसी टीचर ने उसको डांट दिया या मार दिया, तो वो अचानक से रिएक्ट नहीं करता, वो रोता नहीं उस टाइम पर, क्योंकि उसने उसके इमोशन कंट्रोल कर लिए। लेकिन जो स्टार्टिंग के फेज में बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो उसके इमोशन है, उनका विकास कहाँ से शुरू होता है? आपका पहली ही जो आपकी प्रक्रिया है वो कौन सी है, बताइए। आपका ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, जो आपका पहला जन्म से 2 साल तक का जो आपका समय होता है, ठीक है, इसके बाद जो आपका समय होगा 2 से 7 साल तक का, तो 2 से इनफैक्ट कहीं पर 6 भी मिल सकता है आपको, तो 2 से 6 या 7 साल तक का जो समय है उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को बांट रखा है हमने 2 से और 12 साल तक का। तो इसका जो 2 से 6 साल तक का समय और फिर 7 से 12 साल तक का समय, ये प्रारंभिक है, ये बाद वाली मतलब कि उत्तर की है, लेटर भी इसको आप बोल सकते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब जब बच्चा 2 से 6 साल का होगा, तो वो उसका जो इमोशंस हैं, तो यहाँ पर उसका काफ़ी सेंसिटिव संवेदनशील समय होता है। यहीं पर बच्चा उसके इमोशन को आराम आराम से परखना शुरू कर देता है। तो आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 2 से 6 साल का समय। चलिए, काफ़ी नाजुक समय होता है ये उसके लिए। आगे आ जाइए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप सीडीपी, आप टीजीटी के लिए पढ़ रहे हो, या फिर आप पीजीटी के लिए पढ़ रहे हो, या फिर आप पीआरटी के लिए पढ़ रहे हो, तो आपके उसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ मनोवैज्ञानिक होते हैं, और वो मनोवैज्ञानिक उन्होंने अपने अपने कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, तो वो हमें एक बार रीड करने होते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आगे चलकर मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से वो सारी की सारी चीज़ें करवा दूंगा। तो भाई हाल फिलहाल अपने पास क्या है कि जीन प्याजे, ठीक है, तो जीन प्याजे भी एक इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपना एक थ्योरी, एक सिद्धांत दिया है। तो उसने क्या, उसका जो सिद्धांत है जीन प्याजे के अनुसार, बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण हासिल कर लेते हैं। हिंदी और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा तोड़कर यदि हम देखते हैं, तो कि वह कौन सी आपकी उम्र होती है बच्चों की, जब बच्चों को यह पता लग जाता है, जैसे कि आप क्या करते हो घर में कि भाई आप बच्चे के साथ खेल रहे हो और आपने एक रिमोट उठाया टीवी का, और आप उसको उसकी आंखों के आगे से ले जाकर आपके पीछे छिपा लेते हो और बोल दे हो कि भाई वो तो कोको ले गई। अब बच्चे को कब पता लगेगा कि भाई कोई कोको है ही नहीं, ये तो मम्मी या पापा मेरा बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक्चुअल में इसने इसका रिमोट है जो पीछे छुपा रखा है, तो कब पता लग जाएगा?
तो कुछ टाइम होता है वो, तो वो टाइम कौन सा है? 4 ऑप्शन है, बताओ एक बार, बताओ एक बार। तो देखिए, जो वो आपका वो टाइम होगा वो आपका, आप ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे, संवेदी गामक अवस्था, यानी कि आपका सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब कि जो जन्म से 2 साल तक का जो टाइम है, इसी के अंदर लगभग 18 महीने के आसपास बच्चा, मतलब 1.5 साल से 2 साल का जब बच्चा हो जाएगा, तो वो सीख जाएगा, समझ जाएगा कि भाई रिमोट यहीं पर है, और वो उस प्रकार से रिएक्ट, आपने अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा कि स्टार्टिंग में अगर आपने इशारा किया कि भाई वो तो कोको ले गई, कोई मतलब कि कोई बाहर ले गया उसको, तो वो बाहर ही देखता रहेगा। लेकिन 1.5 से 2 साल का जो बच्चा है उसको समझ आ जाएगा कि भाई पापा बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई कोको है ही नहीं, तो ऑप्शन ए चला जाएगा। जो आपके जीन प्याजे हैं उन्होंने एक थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक कोग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो उसमें पूरा जो जन्म से लेकर 18 साल तक का जो समय है उसको 4 भागों में बांट रखा है। तो आपसे पूछ भी लेगा कि जीन प्याजे के अनुसार जो उसका सिद्धांत है, संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है, तो उसमें कितने स्टेज बनाए हैं? तो 4 स्टेज बनाए हैं, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, और इंग्लिश में नाम इनके अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल, ठीक है। तो 4 स्टेज हैं, इनके ऊपर आप आगे भी बात करेंगे, कोई चक्कर वाली बात है नहीं है। आगे आ जाओ, लेव वाइगोत्स्की, ये भी एक आपके मनोवैज्ञानिक हैं, और के सिद्धांत में जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? तो इन्होंने किस प्रकार का सिद्धांत दिया? देखो, लेव वाइगोत्स्की, गोत्स्की, गोत्स्की में एक वर्ड आ गया गोत, और गोत से हमने बना दिया गोत्र, और गोत्र कहाँ पर होते हैं? समाज में। तो इन्होंने जो आपका सामाजिक सिद्धांत है वो दिया है, सामाजिक और सांस्कृतिक, क्योंकि समाज के अंदर ही संस्कृतियाँ होती हैं, कल्चर होता है, जो आपका भी एक कल्चर होगा, जैसे कि पंजाबी समुदाय है, जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं उनका एक अलग कल्चर है, हरियाणा से हैं उनका एक अलग कल्चर है, बिहार से हैं उनका एक कल्चर है, एक अलग अलग कल्चर है सबका। तो ठीक है, तो गोत्र कहाँ पर होंगे? समाज में, और समाज में संस्कृतियाँ होंगी। तो सामाजिक संस्कृति का विकास दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। अब पूछ लिया कि जेडपीडी ये वर्ड क्या है? पहली बात इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो जोन सभी में है, ऑफ भी सभी में है, प्रोक्सीमिल आएगा तो पर्सनल काट दो, साइकोलॉजी ये भी काट दो, और ये आ गया ऑप्शन बी चला जाएगा आपका कि जोन ऑफ प्रोक्सीमिल, आपका ये यहाँ पर भी आ गया जेडपीडी, ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। नंबर एक बात कि भाई आपका जोन ऑफ प्रोक्सीमिल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। अब एक बार इसका समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सीमिल डेवलपमेंट, मतलब कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसका मतलब है कि भाई बच्चा बिना किसी मदद के क्या कर सकता है और किसी कुशल व्यक्ति की मदद से क्या कर सकता है, इन दोनों के बीच का अंतर। मान के चलिए कि एक बच्चा है छोटा, अभी उसको साइकिल चलानी नहीं आती, ठीक है, वो मतलब ये है काम नहीं कर सकता, वो साइकिल नहीं चला सकता। लेकिन किसी एक बड़े व्यक्ति या जो उससे बड़ा हो, तो कोई टीचर भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, ये तो एक हम एग्जांपल ले रहे हैं कि साइकिल नहीं चलानी आती किसी बच्चे को, लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति आता है उसकी हेल्प से वो जो लड़का है या लड़की है, जो बच्चे है, साइकिल चला पाता है। बस यही है आपका जेडपीडी, ठीक है। मतलब कि जो एक हेल्प करी है, बस वो है आपकी जेडपीडी, मतलब कि जो इन दोनों में आपका अंतर है, जो एरिया है, भाई पहले नहीं चला पा रहा था अब वो चला पा रहा है, ठीक है। ओके, अब इसको थोड़ा सा एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, अभी उसको नहीं पता कि ए अनार आ आम क्या होते हैं, लेकिन जो टीचर है वो उसको सिखाती है या फिर सिखाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो सिखाने का जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपका टीचर कर रहा है, मतलब कि उसको हम बोल देंगे मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। यह भी आपका पूछा गया है, जैसे जेडपीडी पूछ लिया, तो MKO कौन होता है? मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब कि जिसको ज़्यादा पता है वो रहेगा, जिसके द्वारा हेल्प करी जाती है वो रहेगा। जेडपीडी एक एरिया है जो कि दोनों का डिफरेंस बताता है कि पहले क्या आता था और अब, मतलब कि कुल मिलाकर आपकी टेम्परेरी हेल्प आप बोल सकते हो जेडपीडी को, और इसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? पाड़ या मचान भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। पाड़ या फिर मचान, यह दो वर्ड हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह एक टेम्परेरी हेल्प होती है, क्योंकि आप बच्चे को ए आ ई सिखा रहे हो या फिर आप बच्चे को साइकिल सिखा रहे हो, ये टेम्परेरी हेल्प ही तो है। आपने 4 दिन सिखाया, बच्चा सीख गया, इसके बाद आप हमेशा उसकी हेल्प थोड़ी करोगे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई एक बच्चे को कुछ लिखना नहीं आता, लेकिन एक टीचर उसको सिखा रही है कि भाई आप ऐसे लिख सकते हो, तो जो हेल्प करी जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी में पाड़ या मचान, या इंग्लिश में आप जेडपीडी बोल सकते हो। आगे आ जाइए।
अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? प्राथमिक, गतिशील, स्थिर या द्वितीयक? देखो प्राथमिक और द्वितीयक ये तो वैसे ही घट गया क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। गतिशील मतलब कि आपका फ्लेक्सिबल, जो डायनेमिक ये भी नहीं होगा। स्थिर जो आपके जीन है, जो आपकी हेरिडिटी है, जो आपको माँ बाप से मिलते हैं, वो ऐसा तो नहीं कि भाई वो बार 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 बदल रहे हैं, वो तो फिक्स है। इसका मतलब है कि वो स्थिर हैं। स्टैटिक, ऑप्शन सी के साथ आप चले जाओगे। जो मिलने वाले जिन और शारीरिक गुण हैं जन्म के समय ही तय हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो बाद में कुछ 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 अलग बदलेंगे, नहीं। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई जो लड़का है इसकी मम्मी पर गया है या इसके पापा पर गया है, तो जो मम्मी या पापा पर गया है वो क्यों गया है? क्योंकि वहाँ से उसको हेरिडिटी, अनुवांशिकता, कुछ जो उसके गुण है ठीक है, जो उसके जिन हैं वो मिले हैं। बस ये बात ध्यान रखिएगा। साथ साथ में आप भी आपके जो क्वेश्चन है उनका राइट आंसर लिखते चलो। इनमें से कौन सा बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस का एक प्रकार बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंतर्गत आता है? अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि जो एक बहुबुद्धि सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, यह एक व्यक्ति था गार्डनर। तो उसने एक थ्योरी दी थी कि भाई एक व्यक्ति के अंदर 8 प्रकार की बुद्धि होती है। अब एक से ज़्यादा होगी तो क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से ने नाम रख दिया था। पूछा क्या है कि भाई इसमें 8 में से कौन सी एक प्रकार है? तो सामान्य, विशिष्ट नहीं। देखो केवल तो एक नेगेटिव वर्ड है, काट दो। सामान्य कोई बुद्धि होती नहीं, सामान्य आईक्यू होता है। तो आपका कौन सा बच गया? विशिष्ट। आपका स्पेस ये भी नहीं होती, आपका संगीत में हो गया। मतलब कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें ये संगीत में है बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस कुछ ज़्यादा ही होते हैं और इसी वजह से वो म्यूजिक के अंदर अच्छा कर जाते हैं। किसने बताया था? गार्डनर। पूरा क्या नाम है? हार्वर्ड गार्डनर। बस 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रोग्रेसिव, और शिक्षा को एजुकेशन। यह जो पूरा पूरा कंसेप्ट है किसने दिया था? देखो प्रगतिशील मतलब कि व्यक्ति प्रगति कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और आगे कौन बढ़ेगा भाई? जिसके अंदर जान होगी। जान जो पहले ही मरा पड़ा है वो तो क्या आगे बढ़ पाएगा? तो जॉन डीवी। ट्रिक बनाकर करवा रहा हूँ, कोई चक्कर वाली बात है नहीं है भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिएगा कि समावेशी मतलब कि समान, समान आ गया, ठीक है। समान, समान नहीं, समान, समान। आवेश, आवेश मतलब कि आपका एक जैसा अगर गेटअप है, ठीक है। बस यही बताती है कि भाई समान मतलब सब के लिए। देखो केवल एक नेगेटिव वर्ड है। जो आपकी सीडीपी है वो क्या बोलती है, और खासकर समावेशी शिक्षा क्या बोलती है कि भाई सभी के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा। तो केवल आ गया, नेगेटिव वर्ड है। केवल आ गया, ये भी नेगेटिव वर्ड है। सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, ये राइट वर्ड है। तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। एक ही स्कूल में, देखिए जो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या बोलती है कि भाई एक ही स्कूल होना चाहिए सभी बच्चों के लिए, सभी को एक ही तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेथड का अलग यूज कर सकते हैं, लेकिन वही सेम टीचर होना चाहिए। मतलब कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, बस ये बोल रहे हैं। और केवल एक नेगेटिव वर्ड है जहाँ पर ये आएगा वो आपका सही जवाब नहीं हो सकता, तो वो तो आप पहले ही काट दिया करो। दिव्यांग बच्चों के लिए बिल्कुल अलग से, क्या जो डिसेबल्ड जो कैंडिडेट हैं क्या भाई उनको अलग से बिठाएंगे हम सिर्फ इस वजह से कि भाई वो दिव्यांग है? ऐसा नहीं हो सकता। तो सभी के लिए समान शिक्षा। अगला चले आइए कि आपका डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की कठिनाई है? जैसे कि कुछ बच्चे देख नहीं पाते, कुछ लिख नहीं पाते, कुछ चल नहीं पाते, तो उनको यहाँ पर एक अलग लैंग्वेज में यहाँ पर सीडीपी के अंदर कुछ नाम दे दिए गए हैं। तो उन्हीं में से एक नाम है डिसलेक्सिया। देखो डिसलेक्सिया तो डिस लैक कर रहा है वो, लैक, और लैक किस में करते हैं? लिखने में करते हैं, ठीक है। तो लिखने की अक्षमता है तो उसको हम बोलेंगे डिसलेक्सिया। देखो गणितीय, गणितीय को हम क्या बोलते हैं? गणित का काम कैसे करते हैं? कैलकुलेटर पर। तो डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर का काम करेंगे जोड़ घटा के लिए, तो ये हो गया, ठीक है। सुनने के लिए और पढ़ने के लिए ये भी आपकी क्षमताएं हैं, इनके आगे ऊपर बात करेंगे क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन है। बच्चे के गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट में स्थूल गत्यात्मक कौशल, ग्रोस मोटर स्किल का उदाहरण कौन सा है? अब ये भी एक अलग प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, शायद आपको समझ में ना आए। बस एक वर्ड आप समझ लीजिएगा, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर। ये क्या है साहब? ये आपकी 2 प्रकार की मोटर है। मोटर का क्या मतलब हो गया? कौशल, ठीक है। यहाँ पर सॉरी गत्यात्मक आपका स्थूल, आपका गत्यात्मक कौशल यानी कि आपका ग्रोस मोटर स्किल। एक होता है आपका मतलब बच्चे का विकास कैसे हो रहा है। अब बच्चे का पूरा विकास भी हो सकता है और बच्चे का छोटे 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 चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी उंगलियां हो गई, नाखून हो गया,
तो वहाँ से बच्चा क्या चीज़, जैसे कि हम पेंसिल का यूज़ करते हैं, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ पेंसिल, तो मैं पूरा शरीर का थोड़ी यूज़ कर रहा हूँ, खाली मैं अपने उंगलियों का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैं फुटबॉल खेलूँगा तो उसके लिए मैं पूरे शरीर का यूज़ कर रहा हूँ। तो उसी में ग्रोस, एक है आपका फाइन। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको एक जैसे मिलेंगे, जैसे कि हाथ में पेंसिल पकड़कर चित्र बनाना, ठीक है, सुई में धागा पिरोना। तो सुई में जब हम धागा पिरोएंगे तब भी तो हम छोटी छोटी चीज़ों का यूज करेंगे, अपनी छोटी उंगलियों का, मतलब कि ऑप्शन ए और बी एक जैसे हैं। कागज़ पर कैंची से गोल कतरन काटना, मतलब कि आप कैंची का जब यूज करोगे तब भी आप उंगलियों का यूज करोगे। तो मतलब कि ए बी और डी ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन मैदान में तेज़ी से दौड़ना, इसमें आपका पूरा जो शरीर है वो काम कर रहा है। अब आप देखिए, जी ग्रोस और आपका एफ फाइन, ठीक है। तो दो प्रकार की आपकी मोटर स्किल हैं। जी में आएंगे जितने भी आपके बड़ी चीज़ हैं, जैसे पूरा शरीर। अगर आपसे प्रश्न दे दे कि कोई एक कैंडिडेट क्रिकेट खेल रहा है तो वो कौन सा फाइन मोटर या ग्रोस मोटर का यूज़ कर रहा है, तो फाइन का तो उसके अंदर अपने आप इंक्लूडेड है, लेकिन मेन बात है कि वो पूरा शरीर का यूज़ कर रहा है तो ग्रोस। लेकिन सुई में धागा डालना, कुछ लिखना, कुछ काटना, तो ये आपका फाइन का हो गया। फाइन मतलब कि छोटा, क्योंकि आप कैसे याद रखोगे, ए बी सी डी ई, आप एफ आएगा पहले और जी आएगा फिर बाद में, ठीक है। तो भाई एफ मतलब कि आपका छोटा और जी मतलब कि बड़ा। देखिएगा थोरनडाइक, इन्होंने क्या किया है कि थोरनडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में से कौन सा नियम यह बताता है कि अभ्यास से सीखना मजबूत होता है। तो थोरनडाइक ने भी अपनी जो थ्योरी है वो दी हुई है भाई। और ये हो सकता है कि आप नए नए कैंडिडेट हों और आपको ये बातें समझ में ना आए कि कौन सा जो साइंटिस्ट है, कौन सा साइकोलॉजिस्ट है, कौन सा मनोवैज्ञानिक है, तो आपको आराम आराम से समझ में आएंगे। देखिए थोरनडाइक थोरनडाइक डाइक का क्या मतलब हो गया भाई, डाई मारना, ठीक है। जब हम बोलते हैं क्रिकेट के अंदर यूज करते हैं कि भाई डाई मार, कि डाई मार दे भाई, ठीक है। तो डाई मार रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, अगर उसको डाई मारने है तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस को हम हिंदी में बोलते हैं अभ्यास, ठीक है, अभ्यास। तो अभ्यास का नियम किसने दिया था, थोरनडाइक ने। वो क्या बताता है कि अभ्यास से सीखना मजबूत होता है, तो ये आपका अभ्यास का ही नियम रहेगा, ठीक है। चलिए कोहलबर्ग, अब कोहलबर्ग भी एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने भी अपने एक सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने, नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए आ गया नैतिक विकास मतलब कि मोरल डेवलपमेंट। इसमें कुल कितने लेवल हैं, तो लेवल हैं इसके अंदर 3, और आपकी हर एक लेवल के अंदर दो दो स्टेज हैं, मतलब कि 3 लेवल तो 6 स्टेज, ठीक है। 3 लेवल 6 स्टेज, हाँ 6, इसको स्टेज को हम हिंदी में अवस्थाएं बोल देते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, अब बताइए। अगर कोई एक छोटा बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, वो कैसे सीखेगा, क्या केवल टीवी देख के, केवल तो एक नेगेटिव वर्ड है वैसे ही काट दो, क्या केवल टीवी देखकर नहीं, खाली टीवी देखकर नहीं, केवल कठिन शब्दों को रटकर, अगर उसको आसान शब्दों का पता ही नहीं, वैसे भी केवल तो एक नेगेटिव वर्ड है। अकेले बैठकर किताबें पढ़ना, क्या कोई ऐसा इंसान है कि सिर्फ किताबों से नहीं। देखिए सामाजिक अतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, मतलब कि समाज में रहकर आप जितने आसान तरीके से भाषा सीख पाते हो वैसे आप कभी नहीं सीख पाओगे। समाज के प्रथम जो चरण है या प्रथम इकाई, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, परिवार। परिवार के अंदर ही हम अपनी लैंग्वेज सीख जाते हैं, तो ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। ओके तो देखिए परिवार के अंदर से मतलब कि समाज के अंदर से। ये आ गया कि आपका डिसकैलकुलिया, मतलब कि गणित, आप गणित का काम कैसे करते हो, कैलकुलेटर पर, और कैलकुलेटर देखो ये आ गया यहाँ पे। तो मतलब कि डिसकैलकुलिया ये आपका, अगर किसी कैंडिडेट को गणितीय गणना, जोड़ना घटाना, इसमें वो नहीं अच्छे तरीके से कैपेबल है, तो ऑप्शन बी के साथ आप लोग चले जाओगे। चलिए देखिए डिस्प्रैक्सिया, इसमें आ गया प्रेस, और प्रेस को हम क्या करते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, ठीक है। अगर वो हाथ पैर का ठीक से यूज नहीं कर पा रहा है तो उसके आ जाएगा डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। डिसग्राफिया, ग्राफ को हम क्या करते हैं, जैसे कि एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ को हम क्या करेंगे, बनाएंगे, और बनाने के बाद हम उसके कुछ न कुछ नीचे जरूर लिखेंगे कि भाई इस ग्राफ में ये चीज़ें दिखाई गई हैं, इसमें ये चीज़ें दिखाई गई हैं। तो जो लिखने का काम कर रहे हैं हम ग्राफ बनाकर, मतलब कि लिखने से संबंधित आपका डिसग्राफिया आएगा। देखिए डिसकैलकुलिया बिल्कुल ठीक है, कि एक ऐसी सीखने की अक्षमता है जिसमें बच्चे को गणित के सवालों को हल में उसमें प्रॉब्लम आती है। आगे आइए कि बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, बताइए। अगर एक स्कूल में बच्चे हैं, आप भावी अध्यापक हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो बताइएगा कि भाई जो बालक हैं, ठीक है, तो जो बालक हैं अगर बालकों को आपने सिखाना है, तो अगर आप एक टीचर हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारी होगी। क्या एक सख्त तानाशाह डिक्टेटर की तरह होगे कि भाई आपने सारी चीज़ें थोप दी कि
भाई कल आप मुझे 10 में से 10 नंबर लेकर दिखाएंगे, नहीं तो मैं आपको पीट दूंगा, मार दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। केवल क्लास में भाषण देंगे, क्या सिर्फ आप भाषण ही देते रहेंगे? ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बच्चों को सजा नहीं। सीडीपी क्या बोलती है कि बच्चों को आप प्यार से समझाइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझाने का तरीका बदल दीजिए, लेकिन उनको आप मारेंगे नहीं, पिटेंगे नहीं, दबकाएंगे नहीं, तो ये सज़ा नहीं देंगे। तो एक मार्गदर्शक या सुगमकर्ता फैक्लिटर की तरह, ठीक है, जैसे मैं अब आपको समझा रहा हूँ। डिसग्राफिया, ग्राफ हमने देखा था, ग्राफ क्या क्या, पहले ग्राफ बनाया उसके बाद कुछ लिखा, तो लिखने से संबंधित ये आ गया। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाओगे। चलिए, ये आ गया कि जो लिखने में अक्षम बालक होते हैं, सक्षम नहीं होते। अब बुद्धि का द्विकारक हमने देखा था कि 8 टाइप की बुद्धि होती है, हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था, बहुबुद्धि जिसको हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ दे दिया कि बुद्धि का द्विकारक, मतलब कि 2 कारक के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपका किसने दिया था? तो 2 कारक। पहली बात है कि उसके नाम में भी 2 शब्द मिलेंगे, तो ये तो एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये तो कट गया। अल्फ्रेड बिने बच गया, चार्ल्स स्पीरमैन बच गया, तो आप इसके साथ जाओगे, चार्ल्स स्पीरमैन। ठीक है, तो 2 कारक आप चार्ल्स स्पीरमैन के साथ चले जाओगे। याद कैसे रखोगे भाई? इसने 2 कारक बताया कि बुद्धि के 2 कारक होते हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, और देखो स्पीर मतलब कि सांप, और यहाँ पर हो गया मैन। ठीक है, तो सांप और मैन 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, और 2 चीज़ें आपकी यहाँ पर है, मतलब 2 कारक 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। तो स्पीरमैन, चार्ल्स स्पीरमैन, ये हमने देख लिया। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसको आप इंग्लिश में जरूर याद कीजिए। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी बताइए किसने दी थी? बताओ। ये दी थी साहब आपकी थोरनडाइक। कहाँ पर है? ऑप्शन सी है। मैंने पहले भी करवाया कि भाई जो आप अगर डाई मारेंगे, जैसे कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर उसमें डाई मारेंगे तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास के दौरान लगातार प्रयास करना पड़ेगा, तो उसमें त्रुटियां होंगी, तो आपका ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो ट्रायल दोबारा से फिर आपको ट्राई देनी पड़ेगी। चलिए, इसका पूरा नाम था एडवर्ड एल थोर्नडाइक। इसने बिल्ली के ऊपर इसमें अपना जो ट्रायल वाला है, ट्रायल एंड एरर, तो इसमें बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, जिसका मतलब है कि इंसान गलतियां करके सीखते हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेगा इसका पूरा नाम, तो आप पूरा नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ये वाला किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? बिल्ली के ऊपर। सिद्धांत का क्या नाम है? ये रहा। क्या बताया कि भाई इंसान गलतियां करके ही सीखता है। अगला प्रश्न, एनईपी। एनईपी का क्या मतलब है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एनईपी 2020 के बारे में बात कर रहे हैं। पहले आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो आई थी 1968 में, 68 में। अब 68 को उल्टा कर दो, क्या बन गया भाई? 86। तो दूसरे 1986 में, तीसरी काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई है 2020 में। तो अब तक कुल हमारे पास 3 एजुकेशन पॉलिसियाँ आई हैं, और तीसरे के बारे में ही बात करेगा कि इसमें जो स्कूली ढांचा है वो क्या रहेगा। सबसे पहले जो आपका स्कूली ढांचा रहेगा, उसमें आपको एक बात की तरफ विशेष ध्यान दे लेना है कि भाई उसमें हम 15 साल पढ़ाई करेंगे। 15 साल, तो जिसका भी 15 उत्तर आएगा वही होगा। देखते हैं, 10 और 2 12, ये कट गया। 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14, ये भी कट गया। 8 और 4 12, 2 14, ये भी कट गया। तो बच गया कौन सा? 5 + 3 + 4। देखो, अगर आपको ना ध्यान रहे, बस आप ऐसा कर लेना, +3 + 4, ये तो हो गया। अब आगे से लग जाओ, +5 और बीच में +3 लिख दो। तो भाई 5 और 6 ये 11 और 4 ये 15, यहाँ से आप ध्यान रखोगे। क्या बताया गया है कि भाई जो आपकी देखो 4 है लास्ट में, तो जाहिर सी बात है कि 9 10 11 और 12 ये क्लास होंगी। लास्ट में 3 है, तो 9 तक लेके जाना है, तो भाई 6th 7th और 8th आपका ये रहेगा। फिर ये 3 है, फिर तो जाहिर सी बात है कि 4 5 6, 4 5 और 6। लेकिन जो हमारी पहली 3 क्लास हैं, इसमें हमें 5 साल का टाइम लगेगा, ये बताया गया है कुल मिलाकर। चलिए, तो ये पूरा पूरा कंसेप्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका कि किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहते हैं। देखो, तूफान कब आएगा किसी भी चीज़ में? जब वो पककर तैयार होगी, तभी कुछ तूफान कर सकता है। मान के चले कि भाई को ग्राउंड है, तूफान आकर चला गया, ग्राउंड के ऊपर थोड़ी कोई असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई बिल्डिंग है और तूफान ज़्यादा है तो उसको गिरा भी सकता है। और हमारी बिल्डिंग कब बन जाती है? जब हम शेषावस्था का टाइम है 0 से 2। क्या इसमें? तो इसमें तो कुछ करेगा नहीं भाई। तो हमारी कौन सी है? किशोर अवस्था, ऑप्शन सी एडोलसेंस। मतलब कि जब बच्चा 12 से 18 साल का होगा, तब उसमें तूफान और तनाव आता है। तनाव मतलब कि डिप्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें
तूफान मतलब कि कोई फिजिकली तूफान आएगा नहीं, उसके विचारों का तूफान। एक्चुअल में क्या सोच रहा है कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ है, सारी कुल मिलाकर ये जो चीज़ें हैं 12 से 18 साल के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप ऑप्शन सी के साथ चले जाओगे, किशोर अवस्था में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि किशोर अवस्था में तूफान आएगा, ये कहा किसने था? तो ये कहा था स्टेनली होल ने। होल होल ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, होल ने कहा था। आगे आ जाओ, इवान पावलोव, इसने अपना जो शास्त्रीय अनुबंध क्लासिकल कंडीशनिंग, इसने एक थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इसमें किस जानवर का प्रयोग किया था? तो हमने ऊपर देखा था थोरनडाइक, उसने डाई लगाई थी, मतलब कि प्रयास किया था एरर में, और एरर आपका बिल्ली के साथ कनेक्ट किया था। यहाँ पर बात कर ले पावलव, तो पावलव पावलव पावलव, तो पावलव से मैंने बना दिया पालतू, और पालतू अपना एक ही पशु है भाई, कौन सा? कुत्ता। तो क्या कुत्ते पे किया था? नहीं, कुत्ते पे तो नहीं किया था, हाँ कुत्ते पे किया था। ठीक है, तो कुत्ते के ऊपर किया था। नंबर एक बात किसने? पावलोव वर्ड को आप ध्यान रख लीजिएगा। और जो इसने थ्योरी दी है वो है इसकी क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन। तो इसकी जो थ्योरी है वो कौन सी है? शास्त्रीय अनुबंधन, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इस थ्योरी को आपने अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना है भाई। कैसे? क्योंकि सी फॉर क्लासिकल, सी फॉर आपका कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ एक जैसी हैं, सी से स्टार्ट हैं, और इसको इवान पावलोव, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, आगे आ जाओ, देखो इसने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे थे कि कुत्ते के मुंह से जब लार टपकने के बीच, ठीक है, जो संबंध है, ठीक है, कुत्ते के मुंह से लार टपकना और जो घंटी बजाना, मतलब कि जैसे कि हम खाना लेकर आते हैं, ठीक है, और हमने आराम आराम से, मतलब जो ये थ्योरी बताती है इसमें क्या है कि भाई जैसे एक दिन यहाँ पर एक डॉगी है, और ये जो डॉगी है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर है किसी के घर में, तो हमने एक दिन खाना रख दिया और साथ में घंटी बजा दी। दूसरे दिन खाना रख दिया, साथ में घंटी बजा दी। तीसरे दिन खाना आने से पहले घंटी बजा दी। फोर्थ डे भी खाना आने से पहले घंटी बजा दी। तो लगभग 15-20 दिन या एक महीने के बाद हमने ऐसा ही किया लगातार कि खाना आने से 2 मिनट पहले हम घंटी बजा रहे हैं। तो इसने क्या देखा कि भाई एक टाइम ऐसा आ गया कि जैसे घंटी बजाते ही इसके मुंह में पानी आने लग गया। तो इसने मतलब कि रिएक्ट किया, कि इसको पता चल गया कि अब खाना आने वाला है। ठीक है, तो भाई आपके इसके मुंह से लार टपकने लगी जैसे ही घंटी बजी। तो ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट को हम हिंदी में बोल देते हैं अनुबंधन, कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक प्रकार से, तो इसको क्लासिकल कंडीशनिंग हम बोलते हैं। अगला प्रश्न आ जाओ, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन स्वयं करते हैं। सर्जन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को बनाना, मतलब कि इस दुनिया है जो, इसमें बच्चे अपनी समझ के अनुसार डेवलप होते हैं, बनाते हैं। तो यह किसने कहा? स्किनर ने। स्किनर है, स्किन स्किन, ठीक है, स्किन होती है जो हमारी। तो भाई इस पे, इसके लिए हमने चूहों का प्रयोग किया था इसने। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले, तो इसकी स्किन है जो चूहे की काफ़ी मुलायम होती है, तो इसने यूज किया था। पावलव, अभी देखा था कि पावलव पालतू, पालतू कौन सा है? कुत्ता है। ठीक है, और जीन प्याजे, ऑप्शन सी वैसे ही दिखा दिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे भाई। जीन प्याजे क्या बोलते हैं कि जो बच्चे हैं वो खुद की दुनिया का निर्माण खुद करते हैं, तो क्रिएटिव होते हैं, सृजनात्मक होते हैं बच्चे। आपका अगला प्रश्न साथ साथ में आप खुद भी देते चलिएगा प्रश्नों के जवाब। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, मतलब कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी, सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो बताओ। स्किनर ने दिया था? नहीं। वाइगोत्स्की ने दिया था? नहीं। थोरनडाइक ने? नहीं। तो बताओ आप क्या होगा? इनसाइट, खुद से सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, तो कोहलर। ठीक है, वोल्फगैंग कोहलर। ठीक है, कोहलर आपको नाम देखने को मिलेगा। तो कोहलर ने क्या किया था भाई, जो इनसाइट लर्निंग का, ठीक है, तो वोल्फगैंग कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपैंजी, यानी कि वन मांस पर प्रयोग करके सूझ का सिद्धांत दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सुल्तान आपका चिंपैंजी था, ठीक है, उस पर किसने आपका आविष्कार किया था? तो कोहलर से आप कैसे याद रखोगे? देखो, इनसाइट, इनसाइट का मतलब हो गया अंदर, और अंदर हर एक घर में, हर एक कमरे में क्या है? कोहलर, कूलर। तो कूलर हर एक घर के अंदर है, और भाई ठीक है, तो वहाँ से आप ये बात ध्यान रखोगे। वृद्धि और विकास हमने स्टार्टिंग में देखा था, इसमें इन दोनों के बीच में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है, आप भी बताइएगा। दोनों बिल्कुल एक समान है, तो दोनों बिल्कुल एक समान तो नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रोथ यानी कि वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट वोम टू टोम यानी कि जन्म से मृत्यु तक चलेगा। विकास केवल बाहरी बदलाव को कहते हैं, विकास नहीं। जब आपका जो मेंटली है वो तो हमें दिखता नहीं, तो वो तो अंदर का है, तो बाहरी, ये गलत हो गया।
वृद्धि शारीरिक होती है जबकि विकास बहुआयामी होता है। ये मुझे ठीक लग रहा है। एक बार ऑप्शन ए और देख लेते हैं। वृद्धि जीवन भर चलती है, नहीं, वृद्धि का मतलब हो गया आपकी लंबाई का बढ़ना, वेट का। तो जो लंबाई है वो तो एक टाइम के बाद रुक ही जाएगी, मतलब कि वृद्धि तो शारीरिक होगी जबकि विकास आपका बहुआयामी, मतलब कि शारीरिक भी होगा और आपका मानसिक भी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ। सृजनात्मकता, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रिएटिविटी, मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से जुड़ी होती है। तो दो प्रकार के आपके इसमें वैसे उत्तर आपको दिख ही गया साथ के साथ। तो बस ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी क्रिएटिविटी चीज़ होती हैं वो आपकी अपसारी होती हैं। देखो, क्रिएटिविटी के बिना कुछ भी नहीं ज़िंदगी में, है ना। तो मतलब कि क्रिएटिविटी इज़ द फर्स्ट पॉइंट। और जब हम अनार स्टार्ट करते हैं तो आ पहले आता है और आ से आपका ये स्टार्ट है अपसारी, और इसके बाद है अबसारी, ये भी आ से स्टार्ट है। अब हम फंस गए भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे आ पा, ठीक है। और देखो इसमें तो दो वर्ड आ गए लेकिन इसमें तीन आ गए, आ भी, इसमें तीन, क्योंकि ई की मात्रा भी लगी। तो आ पा, ये दो वर्ड हैं पहले दो स्टेज। चलिए, जैसे कि कुछ भी नया सोचने की क्षमता, ये अब सारी चिंतन के अंदर जुड़ी हुई है, जिसमें एक समस्या के कई अलग अलग अनोखे समाधान हो सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। आप आज कितने भी उम्र के हो सकते हैं, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि वो टाइम से पहले, टाइम से बहुत एडवांस होते हैं, वो आगे ही चीज़ें सोच लेते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं उनके अपोजिट जो शारीरिक रूप से तो बड़े हो गए, ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो उनमें क्या हम डिसेबिलिटीज़ बोल दें? डिसेबिलिटीज तो बाद की बात है, उससे पहले जो उनकी मेंटल आयु है, मानसिक आयु है, तो इसका जो कंसेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था पहली बार? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। और जो इसका कंसेप्ट है वो भी शायद आगे, हाँ, पहले एक बार डेट याद रखिएगा कि 1908 में दिया था। सबसे पहले मानसिक आयु, मेंटल एज शब्द का विचारक इस्तेमाल किया था अल्फ्रेड बिने ने। अब देखते हैं, अगर आप मान के चलो आज 25 साल के हो, आपकी जो हमें एज निकालनी है वो कैसे निकालोगे? ऑप्शन साथ के साथ दिखाई दे रहे हैं, देखिए आप कैसे निकालोगे। तो इसका रहेगा MA/CA, मतलब कि मानसिक आयु बटा CA, जो आपकी रियल एज है, बटा गुना 100। तो ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। ये रहा आपका मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। MA मतलब बटा में CA गुना में 100, ये आपका जो आएगा, फिर इससे आपका IQ निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए, RTE एक्ट 2009, इसके तहत बच्चों को किस आयु वर्ग तक मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी? मतलब कि राइट टू एजुकेशन है, ये हमारा एक मौलिक अधिकार भी है, लेकिन 2009 के एक्ट के अनुसार तो आपके जो 6 से 14 साल तक के बच्चे होते हैं इनको बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी जाएगी। चलिए, ये रहा 6 से 14, ठीक है। और दिव्यांग बच्चों को 6 से 18। ये वाला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये डाल देगा कि RTE 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए आप 6 से 14 के साथ चले जाएंगे लेकिन 18 आएगा। आ जाओ, लास्ट प्रश्न है आज का अपना कि बच्चों के विकास में वातावरण, जो आपका इन्वायरमेंट है, इसका क्या अर्थ है? कि माता पिता के जीन? नहीं भाई, वो तो हो ही नहीं सकता। बच्चे के केवल तो एक नेगेटिव वर्ड है, भगवान के द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा दिया गया कोई गिफ्ट थोड़ी है। बच्चों के चारों ओर का माहौल, जिसमें आपका समाज, परिवार, दोस्त, सभी इंक्लूडेड होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपके आज के जितने भी क्वेश्चन थे मेरे प्यारे दोस्तों, भाई आपके आज के सारे हमने क्वेश्चन देखे हैं। अब फटाफट से आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। तो आपके 30 में से कितने नंबर आज बने हैं अभी, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम आप ज़रूर से ज्वाइन ज़रूर नोट करिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज था हमारा लेक्चर नंबर 1 और इसके बाद हम पूरे के पूरे इस सीरीज़ को कंप्लीट करने का भी काम करेंगे अच्छे तरीके से। तो यह था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1। बताइए आपको क्लास नंबर 1 कैसी लगी? सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में करवाएंगे भाई, 30 में से 30 हम लेकर आएंगे। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, रेमी ढूल मेरा नाम है। तो कल के लिए आप तैयार रहें। आज आपका क्या स्कोर रहा वो बताइए, लाइक कर दीजिए और बताइए कि लेक्चर कैसा लगा।